हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में गोल्ड ड्राइव को कंप्लीट कर लिया है। मध्य प्रदेश की जनजातियां हमने स्टार्ट कर दी हैं, जिसमें हमने जनजातियों का संस्थान देख लिए, कुछ बेसिक जानकारी देख ली, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान देख चुके हैं। इसके अलावा हमने प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व पढ़ लिया है और एक जनजाति को हम कंप्लीट कर चुके हैं, गौंड जनजाति। देखिए, अभी गौंड जनजाति में दो तीन टॉपिक और बचे हुए हैं, जैसे उनकी भाषा क्या थी, उनका साहित्य क्या था। तो आप उसको लेकर परेशान मत होइए कि सर ने ये तो छुड़वा दिया, वो नहीं छुड़वाया है, क्योंकि गौंड जनजाति की दो भाषाएं होंगी ज्यादा से ज्यादा, एक गोंडी होगी, एक दो और होगी। ऐसे ही साहित्य के गौंड इतिहास के बारे में किसी ने कोई बुक लिखी हो, गौंड ट्राइब के बारे में किसी में कोई बुक लिखी हो, या गौंड ट्राइब की कोई फेमस पर्सनालिटी जो कवि हो, उनकी कुछ रचनाएं, बस यही रहा है। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, पहले मैंने गोंड की आपको पूरी जानकारी दे दी, जनजातियों का बेसिक करा दिया, संविधान के प्रावधान करा दिए, इसके अलावा मैंने प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व भी करा दिए। इसके बाद मैं पूरा मैप से मध्य प्रदेश का मैप बनाऊंगा, किस एरिया में भील रहते हैं, कहाँ पर गोंड रहते हैं, कहाँ पे बायगा रहते हैं, कहाँ कोल है, कहाँ कोरकू है, उनका साहित्य और भाषा मैप के अंदर करा दूंगा, जिससे सारी जनजातियों की साहित्य और भाषा एक साथ आ जाएगा, आपका टाइम भी बचेगा और उसको पढ़ना भी बहुत आसान होगा। तो आज हम नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। गौंड जनजाति के बाद, जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको भील जनजाति पढ़ाऊंगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं भील जनजाति। तो पहला पॉइंट तो यही आता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आंसर होगा भील। लगभग मध्य प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 60 लाख जनसंख्या भीलों की थी, जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक थी। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आंसर होगा भील जनजाति है। दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है, गोंड है। भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या जनजाति कौन सी है, तो आंसर क्या है, गोंड है। और इसके बाद पूछेगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, तो वो भी गोंड है। तो अब बात करते हैं कि भील शब्द आया कहां से। तो देखिए, तेलुगु भाषा के बील शब्द से आया है भील। तो इसका मतलब ये भी है कि भील जनजाति भी दक्षिण में निवास करती होगी और विकास क्रम में धीरे धीरे ये कहां की ओर आई, उत्तर की ओर आई, और पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसने अपना, इस जनजाति ने अपना निवास स्थान बनाया। तो ये बात भी क्लियर है। तो ये किस मूल की होगी, तो ये भी द्राविडियन समूह की है, द्राविडियन मूल की है। जैसा कि गोंड थी, उसी प्रकार ये जनजाति भी द्राविडियन मूल की एक जनजाति है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि भील शब्द आया है बील से, और बील का अर्थ होता है धनुष। ऐसी जनजाति जो धनुष विद्या में माहिर है, वो जनजाति कौन सी है, भील है। भील शब्द से बना, जिसका अर्थ ही धनुष था, तो धनुष चलाने वाली जनजाति क्या कहलाई, भील कहलाई। तो आपसे एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, कौन सी जनजाति धनुर्विद्या में माहिर होती है, निपुण होती है, तो आंसर क्या है, भील है। ये लिखा भी हुआ है, धनुर्विद्या में निपुण होते हैं। इसके बाद एक अंग्रेजी अधिकारी कर्नल जेम्स टोंड ने भीलों को क्या कहा, तो आंसर क्या होगा, बनपुत्र। पेपर में एक बार ये भी आ चुका है कि मध्य प्रदेश की किस जनजाति को बनपुत्र कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की किस जनजाति को कहा जाता है, भील जनजाति को कहा जाता है। और साथ ही साथ आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेगा, किसने कहा, तो आंसर क्या होगा, कर्नल जेम्स टोंड ने। एक बहुत फेमस फिलोसोफर हुआ रोमन एम्पायर का, जिसका नाम था टॉलमी। टॉलमी ने इन्हें फ्लाइट कहा। अब क्यों कहा ये नहीं पता, लेकिन रोमन एम्पायर का एक फिलोसोफर, एक कवि, इसने भीलों को क्या कहा, तो आंसर क्या आएगा, फ्लाइट का। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है। तो देखिए, हम सब ने बचपन में रामायण देखी। रामायण में आपको पता ही है, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वनवास जाते हैं। वहां यदि मैं बात करूं, माता सबरी के द्वारा बेर खिलाए जाते हैं। तो आप बताइए, माता सबरी किस जनजाति की थी, तो वो भील थी। और आपने एक नाम सुना होगा, एकलव्य। महाभारत में उनके गुरु के द्वारा उनका अंगूठा मांग लिया जाता है और वो अंगूठा काट के भी दे देते हैं, फिर भी वो धनुर्विद्या में माहिर थे। देखिए, आज जितने भी भील हैं जो धनुषबाजी करते हैं, तीरंदाजी करते हैं, आप उनको देखिए ध्यान से, वो धनुष चलाते समय अंगूठे का प्रयोग नहीं करते।
दीपिका कुमारी, आपने नाम सुना है, भले ही वो झारखंड की है लेकिन मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करती है, तीरंदाजी खेलती है, वो भी एक भील है। आप देखिए वो तीरंदाजी करती है, आर्चरी खेलती है, अंगूठे का प्रयोग नहीं करती है, क्योंकि वो मानती है कि हमारे जो एकलव्य थे, हमारे पूर्वज थे, इन्होंने अपना अंगूठा काट दिया था, फिर भी धनुष विद्या में माहिर थे, तो हम भी बिना अंगूठे के धनुष चलाएंगे। इसके बाद बात करें कि भील जनजाति के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से, कौन कौन सी पर्सनालिटी है, तो पर्सनालिटी टॉपिक में मैंने आपको एक करा भी दिया है, एक बार फिर से थोड़ा थोड़ा सा इनका रिवीजन करा देता हूं। मामा कंटिया भील, इनको हम क्या कहते हैं, इंडियन रॉबिन हुड कहते हैं। इसके बाद भीमा नायक, इन्हें क्या कहा जाता है, नेमाड़ का रॉबिन हुड। दीपिका कुमारी, हालांकि मध्य प्रदेश की नहीं है लेकिन पूछा जाता है क्या खेल खेलती है, तीरंदाजी खेलती है। इसके बाद ये दो नाम काफी इंपोर्टेंट है, भूरीबाई और पेमा फालिया। देखिए इन दोनों के नाम कहाँ है, तो आपको पता है पिछली कुछ वर्षों में पद्मश्री अवार्ड हर वर्ष लगभग 4-5 पर्सनालिटीज को मध्य प्रदेश से भी मिल रहा है। तो भूरीबाई और पेमा फालिया दोनों को पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। अब ये चूंकि दोनों भील जनजाति के हैं तो पूछता है ये क्या करते हैं कि इनके लिए इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तो देखिए चाहे पेमा फालिया हो चाहे भूरीबाई हो, दोनों का संबंध है पेंटिंग से, चित्रकला से। और भील जनजाति के लोगों के द्वारा की जाने वाली पेंटिंग कहलाती है पिथौरा पेंटिंग, पत्थर पर ये पेंटिंग करती है। और चूंकि इस जनजाति के द्वारा घोड़े को काफी पूजा जाता है, घोड़ा इस जनजाति में एक कहें पूज्य योग्य पशु है, इसलिए पत्थर के ऊपर जो पेंटिंग बनाते हैं, सामान्यतः पेंटिंग बनाते हैं घोड़ों की, लेकिन आवश्यक नहीं है कि केवल घोड़ों की बनाए, इसके अलावा भी ये अन्य चित्रों को भी उकारते हैं। ऐसी पेंटिंग पत्थर पे की जाती है, उसको कहते हैं पिथौरा पेंटिंग। और आगे भी बात करेंगे पिथौरा पेंटिंग के बारे में, लेकिन अभी इससे संबंधित दो पर्सनालिटी हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, और दोनों का संबंध झाबुआ जिले से है, भूरीबाई पेमा फालिया। मध्य प्रदेश का प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व टॉपिक में भी मैंने इनको कराया है। अब हमने प्रमुख व्यक्तित्व देख लिए, मध्य प्रदेश में भील जनजाति की देख लिया कुछ बेसिक, जैसे कि सबसे प्राचीन है। इसके बाद टॉलमी ने फ्लाइट था, धनुर्विद्या में ये माहिर होते हैं, कर्नल जेम्स टोडले ने वनपुत्र खाए। इसके बाद बात करते हैं भीलों का और कितना क्या इतिहास है, इतिहास में ये क्या स्थान रखती है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि भील जनजाति मध्य प्रदेश के अलावा कहाँ पाई जाती है, तो ये जनजाति मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में भी ये पाई जाती है। मध्य प्रदेश में बहुत संख्या में भील पाए जाते हैं, और मध्य प्रदेश में भी पश्चिमी मध्य प्रदेश में अर्थात झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, इन जिलों में इनकी संख्या सर्वाधिक है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भील पाई जाती है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के बाद स्टार्ट होता है राजस्थान गुजरात के क्षेत्र, तो राजस्थान गुजरात में भी भील पाई जाती है। और एक प्रसिद्ध युद्ध आपने इतिहास में सुना ही होगा और पढ़ा भी होगा, हल्दी घाटी का युद्ध वर्ष 1576 अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया, जिसमें भीलों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और राणा प्रताप यानी कि महाराणा प्रताप का सहयोग किया, और इस युद्ध में वीर गति को भी प्राप्त हुई। तो भीलों के लीडर थे जिनका नाम था राणा पूंजा भील। सोचिए नाम के आगे राणा लगा रहे हैं, भले ही वो जनजाति है, क्योंकि अकबर के अधिकारियों के द्वारा इनको काफी लालच दिया गया, फिर भी इन्होंने इनकार कर दिया और महाराणा प्रताप का साथ दिया। इसलिए आज भी मेवाड़ के झंडे को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें भीलों का सिंबल भी दिखेगा। राजस्थान में काफी पूजनीय है राणा पूंजा, भीलों के पूर्वज मानते हैं और माना जाता है कि हमारे पूजनीय है और हमारे आदर्श है। इसके बाद चूंकि मध्य प्रदेश में धार जिले से माही नदी बहती है, राजस्थान में चली जाती है, और उसी बेल्ट में सबसे ज्यादा जनजाति रहती है भीलों की। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है, भीलों की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो भीलों की गंगा किस नदी को कहते हैं, माही नदी। राजस्थान में एक जगह है बड़ेश्वर धाम, जहां पर माही नदी और सोम नदी का संगम है। वहीं 5000 वर्ष पुराना भगवान शिव का मंदिर है। इसी 5000 वर्ष पुराने भगवान शिव के मंदिर पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है जिसे भीलों का कुंभ मेला कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि भीलों का कुंभ मेला मध्य प्रदेश में तो नहीं लगता है, किस राज्य में लगता है, राजस्थान में।
किस नदी के संगम पर? माही और सोम नदी के संगम पर लगता है। इसे क्या कहते हैं? भीलों का कुंभ। भीलों की गंगा कौन है? माही नदी है, भीलों का सबसे पवित्र स्थल है। अब हम बात करेंगे, जैसे कि हमने देखा था गोंड की भी बहुत सारी उपजातियां थी, तो भीलों की भी उपजातियां हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है, भीलों की सबसे बड़ी उपजाति कौन सी है? तो आंसर होगा भिलाला। ये मैंने सारी उपजातियां लिख दी हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन ऐसे आता है जोड़ी वाला, मैच द फॉलोइंग। इधर जनजाति लिखी रहेंगी, भील लिखा रहेगा, गोंड लिखा रहेगा, बैगा लिखा रहेगा, कोरकू लिखा रहेगा। उधर उपजातियां लिखा होगा, मुड़िया, मांडिया, भिलाला, ऐसे। और आपसे मिलवाएगा कि कौन सी जनजाति की कौन सी उपजाति है, या ये पूछ लेता है चार में से कौन सा ऑप्शन गलत है। तीन के सामने सही उपजातियां लिखी होती हैं और एक विकल्प के सामने गलत उपजाति लिखी होती है, तो उसके लिए आप तैयार रहें। तो देखिए भीलों की कौन कौन सी उपजातियां हैं? तो भिलाला यह सबसे बड़ी उपजाति है और अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज कहती है, चूंकि इनके जो आदर्श थे राणा पूंजा भील, ये इन्होंने महाराणा प्रताप का साथ दिया था और तब से ही ये जनजाति ये कहती है कि हम राणा के वंशज हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? भिलालाओं की है। इसके बाद तड़वी भील। तड़वी भीलों को मुसलमान भील भी कहा जाता है, क्योंकि ये कन्वर्ट भी हो गए और इस्लाम के धर्म को भी ये काफी फॉलो करते हैं। इसके बाद गुना और शाजापुर के क्षेत्र में एक जनजाति पाई जाती है उमड़ी। उमड़ी भी किसका उपजाति है? भीलों की उपजाति है। और ये जनजाति भी गुना और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है और इस्लाम धर्म को स्वीकार इन्होंने किया है। इस्लाम में ये कभी काफी मान्यता है। इसके बाद अन्य जातियां भी हैं, अन्य उपजातियां भी हैं, पटालिया, बेगास, भीली, कालिया और उजालिया। उजालिया और भिलाला एक ही है, ऐसा एक जगह लिखा हुआ था, मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन उजालिया उपजाति भी एक बार जिक्र हुआ और एक बार उसी उपजाति का भिलाला हुआ। तो देखिए ये उपजातियां हैं। यदि हम बात करें कि भीलों की प्रमुख उपजातियां कौन कौन सी है, तो सबसे प्रमुख उपजाति है भिलाला। भिलाला के बारे में हमको क्या पता होना चाहिए? ये स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज कहती है, सबसे बड़ी उपजाति है। इसके बाद तड़वी भील, खुद को मुसलमान भील कहते हैं। इसके बाद उमड़ी जनजाति भील की ही एक उपजाति है, इसने भी इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा अन्य पटालिया, बेगास, भीली, लंगोट, कालिया और उजालिया है। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है, आप दो तीन बार ध्यान से देखेंगे तो बन जाएगा। भिलाला याद रख लेना, भीली आप गलत करेंगे नहीं, भीली और भील लगभग एक ही है। इसके बाद आपको भिलाला पता है तो तड़वी पता होना चाहिए। कौन से मुसलमानों को, कौन से भील मुसलमानों को तड़वी मुसलमान पूछ लेता है, कभी तड़वी मुसलमान किस जनजाति के हैं, ऐसे घुमा फिरा के पूछता रहता है। इसके बाद उमड़ी इस्लाम धर्म को मानती है और पटालिया बेगास ये प्रमुख है। ये था भील का विषय। अब हम बात करेंगे भील का आर्ट एंड कल्चर, संस्कृति, कि वो कहां पर रहते हैं, उनके निवास स्थान को क्या कहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनकी स्त्रियां क्या वस्त्र पहनती हैं, पुरुष क्या वस्त्र पहनते हैं, उनके द्वारा कौन से पर्व मनाए जाते हैं, कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें अब हम देखते हैं। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो आइए अब भीलों से संबंधित हम कुछ शब्दावलियों की बात करेंगे। देखिए ये जो टर्म्स हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यदि भीलों में आए हैं तो इन्हीं टर्म से आए हैं। तो एक एक को डिस्कस करते हैं। जैसे भीलों के मकानों को, घरों को क्या कहकर बुलाया जाता है, तो भीलों के घरों को क्या कहते हैं? कू कहा जाता है। और यदि हम बात करें कि घरों के समूह को क्या कहते हैं, कोई एक घर है तो उसको कू कहेंगे और घरों के समूह को कहा जाता है फालिया। जैसे हमारी कॉलोनी होती है, हमारे मोहल्ले होते हैं, ऐसे भीलों के बहुत सारे घर एक साथ हैं, पूरे घर बहुत सारे समूह में, उनको क्या कहा जाएगा? फालिया। और केवल एक घर को कहा जाए, क्या कहा जाएगा? कू कहा जाएगा। जैसे कोई मेरा एड्रेस पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा? बहन मैं उस फालिया में रहता हूं और उस फालिया में मेरा कू उस स्कूल के सामने है। तो सीधा है, घर की बात चल रही है तो कू, और पूरी कॉलोनी की बात चल रही है तो फालिया। इसके बाद एक टर्म और आती है अंगरखा। तो पूछा जाता है कि भीलों की जो महिलाएं हैं वो कौन सा वस्त्र धारण करती हैं, उनके कपड़ों को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला एक प्रमुख वस्त्र है जिसका नाम है अंगरखा।
इसके बाद जो भीलों के गांव का मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? मुखिया को ये लोग कहते हैं गमेती। हमारे यहाँ मुखिया को पटेल कहते हैं, कुछ लोग सरपंच कह देते हैं, कुछ लोग मुखिया ही कह देते हैं। भीलों के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? गमेती। अब भीलों के गांव की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, चपरासी कहें, चौकीदार कहें, जो प्रशासन के कामों को देखता है, किसी की चिट्ठी आई है तो उसको पहुंचाता है, वो कौन होता है? तो वो होता है कोटवार। तो क्या देख चुके हैं? एक मकान, कु, मकानों का समूह, फाल्या, स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला वस्त्र धारण कौन सा करती है? अंगरखा, मुखिया, गमेती, प्रशासन का देखरेख, गांव का प्रशासन कौन संभालता है? कोटवार। इसके बाद आपको पता है जनजातियों के पास जमीनें नहीं होती हैं, तो ये पहाड़ों पर निवास करती हैं, पहाड़ों को काटती हैं, जलाती हैं, कृषि योग्य भूमि बनाती हैं और फिर वहां पे खेती करती हैं। ऐसी खेती कहलाती है झूम कृषि। आगे इसको डिस्कस करेंगे जियोग्राफी में। तो भीलों के द्वारा की जाने वाली झूम कृषि किस नाम से जानी जाती है? तो आंसर होगा भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि किस नाम से जानी जाती है? चिमाता के नाम से जानी जाती है। इसके बाद भीलों का गांव क्या कहलाता है? देखिए, भाल्या गांव नहीं है, भाल्या है कॉलोनी। बहुत सारे घर एक साथ इकट्ठे हैं, एक गली है उसमें बहुत सारे गांव हैं, तो ये कॉलोनी है, मोहल्ला है। ये किस नाम से जाना जाएगा? पाल्या। लेकिन पूरे गांव को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा पाल। इसके बाद एक टर्म और आती है डहला। किसे कहते हैं? भूली जनजाति में जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति होता है उसे डहला कहते हैं। हमारे इधर बुड्ढा कह देते हैं, डोकरा कह देते हैं, गांव में कहते हैं इसे कि डोकरा का परेशान कर रहा है, या डोकरा की कोई तो सुन लो। लेकिन भीलों का जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है उसे क्या कहा जाता है? डहला। और चूंकि आपको पता ही है पूरी जनजातियां, कोई भी जनजाति हो, सभी जनजाति जादू टोना झाड़ फूक में विश्वास करती है। बीमार हो जाती है तो इनके पास इतने संसाधन नहीं है कि हॉस्पिटल में जाए, तो अपने गांव के किसी व्यक्ति के पास दिखाएंगे जो जादू टोना झाड़ फूक करता है, थोड़ा झाड़ू वाड़ू मार दे तो बच्चा अच्छा हो जाएगा। तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बड़वा कहा जाता है। बड़वा कौन होता है? भील जनजाति में जादू टोना झाड़ फूक करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? बड़वा। ये संबंधित शब्दावली है जिसमें से शुरुआत के 4 सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। 2-3 बार आप पढ़िएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे। तो देखिए, यदि हम मध्य प्रदेश की सभी जनजाति या भारत की सभी जनजातियों की बात करें तो इन सभी जनजातियों में सबसे सुंदर जनजाति कौन सी मानी जाती है? तो वो भील है। सबसे ज्यादा रंगों को प्रिय कौन करते हैं? कौन सी जनजाति है जो कलर को पसंद करती है, अलग अलग रंग के कपड़े पहनती है? तो वो कौन है? भील है। भील अत्यंत रंग प्रिय जनजाति है तथा इनकी महिलाएं आभूषण यानी कि गहना प्रिय होती है। एक महिला लगभग 5 से 7 किलो चांदी के आभूषण पहने रहती है। सोचिए, सबसे ज्यादा रंग प्रिय और सबसे ज्यादा आभूषण प्रिय कौन सी जनजाति है? तो वो है भील। मैं टैटू की बात नहीं कर रहा कि हाथ में, कान में, नाक में, पेट में हर जगह टैटू गुदवा लूं, वो तो आंसर होगा बे का। टैटू प्रिय जनजाति बे का है। रंग प्रिय की बात कर रहा हूं, रंग प्रिय और आभूषण प्रिय कौन है? भील है। इसके बाद भीलों के द्वारा मनाए जाने वाले पर्व कौन से हैं? तो देखिए, जो दिवाली मनाई जाती है वो भील भी मनाते हैं, दशहरा भील मनाते हैं, लेकिन इनका जो सर्व प्रमुख पर्व है वो है भगोरिया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, भगोरिया हाट भी कहती है कुछ जगह। एक बार तो एक क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में भगोरिया पर्व मनाया जाता है? चूंकि भील मध्य प्रदेश में पश्चिम वाले क्षेत्र में निवास करती हैं, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में रहती हैं, तो वहां पर्व मनाएंगे, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में ही भगोरिया बनेगा। एक क्वेश्चन नहीं आता है कि भगोरिया पर्व किस त्योहार के समय मनाया जाता है? तो भगोरिया पर्व होली के समय मनाया जाता है। अब इस पर्व में होता क्या है, चूंकि अब इतना कॉमन आ चुका है, 25-50 बार आ चुका है, तो बार बार यही पूछ रहा है। अब इसके अंदर की डिटेल पूछने लगा है। ये मेला ये कहें, ये फेस्टिवल लगभग 7 दिन चलता है और इस फेस्टिवल में 3 स्टेप होती है। पहली स्टेप है गुलालिया। तो इसमें क्या होता है, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, युवक युवतियों को गुलाल लगाते हैं, और यदि किसी लड़की ने लड़के को गुलाल लगा दी तो इसका मतलब ये माना जाता है कि लड़की उस लड़के को पसंद करती है, तो फिर उन दोनों की शादी कराई जाएगी। ऐसे ही शादी नहीं करा देंगे, लड़का गुलाल लगा दे लेकिन लड़की को भी वापस लगाना जरूरी है। इसके बाद एक परीक्षा होती है जिसका नाम है गोल गधेड़ू। इसमें क्या करती है, लड़की की जो सखियां होती हैं, फ्रेंड्स होती हैं, गोला बना लेती है और इसमें लड़का और लड़की दोनों को खड़ा कर दिया जाता है। अब लड़की को लेके भागना होता है और यदि ये नहीं पकड़े गए तो ऐसा माना जाता है लड़का योग्य है, इनकी शादी
करा देनी चाहिए। फिर इन दोनों लड़के लड़कियों की शादी करा दी जाती है, धूमधाम से मेले का आयोजन होता है और लास्ट के दिन ये मेला उजड़ जाता है, इसलिए लास्ट स्टेप का नाम क्या है, उजाड़िया। तो भगोरिया पर्व 3 स्टेप में मनाया जाता है। पहले लड़का लड़की को गुलाल लगाएगा, वापस लड़की ने लड़के को गुलाल लगा दी तो ये माना जाएगा कि लड़की की हाँ है। ये वाली टर्म क्या कहलाती है, गुलालिया। इसके 2 दिन बाद क्या होगा, 2 दिन के बाद वही प्रोग्राम किए जाएंगे कि लड़का योग्य है कि नहीं है, लड़की की सखियां गोला बना लेंगी और फिर लड़का लड़की को लेके भाग जाएगा, नहीं पकड़ पाई मतलब योग्य है, हमको छुड़ा के ले गया हंसे, तो शादी करा दी जाएगी और आखिरी में ये मेला उजड़ जाएगा। तो 3 स्टेप में ये याद रखना है। इसके बाद बात की जाती है कि भीलों की नृत्य कौन से हैं। तो आपको तो देखिए सबसे फेमस याद रखना है भगोरिया पर्व, लेकिन 2-3 बार, एक बार इन पे निगाह मार लेना और 2-3 बार आप इनको बार बार पढ़िए। ज्यादातर क्वेश्चन नहीं है लेकिन क्या पता कब इनके क्वेश्चन आ जाए। तो कुछ नृत्य ये लिखे होंगे, टोडा, पड़वा, दागला, जात्रा और कहरवा। कौन कौन से हैं, कहरवा, टोडा, पड़वा, दागला, जात्रा। उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, वर्तमान में एक पेपर नहीं होता है। आप एसआई का एग्जाम दे रहे हैं, पटवारी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप सोचिए कितने साइड में पेपर होता है। 50 दिन पेपर चल रहा है और एक दिन में यदि 2 पेपर हो रहे हैं तो सोचिए 100 पेपर हो रहे हैं और 100 पेपर में 100 क्वेश्चन लगाइए, कितने क्वेश्चन हो गए, 10,000 क्वेश्चन हो गए। तो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए सब कुछ पढ़ के जाइए, कुछ भी मत छोड़िए। कुछ भी नहीं छोड़ पा रहा, सब कुछ है, बस चूंकि पहले से लिख दिया इसलिए वीडियो छोटी है और कोशिश यही है कि 1.5 घंटे या 2 घंटे जो मैं पढ़ा उसको 25 से 30 मिनट में खत्म कर दूं, जिससे आपका टाइम बचे और आप 2 से 3 बार इसको पढ़ें। एक एक लिख था, टाइम जाता, इसलिए पहले ही लिख दिया, बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो कौन कौन से नृत्य हैं, कहरवा, टोडा, पड़वा, दागला और जात्रा। देखिए जनजातियों में बहुत सारे विवाह प्रथाएं प्रचलित होती हैं, अलग अलग तरीके से विवाह करती हैं। ये जनजाति में एक ही गोत्र में विवाह नहीं होते, जैसा कि गोंड में हो जाते थे लेकिन यहाँ पे नहीं होते। इसके 2 विवाह काफी ज्यादा प्रचलित है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखिए आप नृत्य याद कीजिए या मत कीजिए, लेकिन ये 2 विवाह आपको याद रखने हैं। एक तो है नातस विवाह, इसमें विधवाओं का विवाह कराया जाता है। तो जो विधवाओं का पुनर्विवाह है वो किस नाम से जाना जाता है, नातस विवाह के नाम से। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, विधवाओं का पुनर्विवाह किस नाम से जाना जाता है, नातस विवाह के नाम से। और एक प्रथा जो शादी से संबंधित है जिसका नाम है दापा प्रथा। दापा प्रथा में लड़के की ओर से लड़कियों को दहेज दिया जाता है। सोचिए ये जनजातियां कुछ मामले में हम आधुनिक समाज को भी कुछ सिखाती है। जैसे यदि हम बात करें, हम पहले दिन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जनजाति क्या, समाज का वो वर्ग जो विकास क्रम में काफी पिछड़ गया, आज भी आदि मानव जैसे जीवन यापन कर रहा है। आधुनिक समाज से इनको बहुत सारी चीजों को सीखना चाहिए कि जादू टोना में विश्वास मत करो, अंधविश्वास में बिलीव मत करो। लेकिन आज वर्तमान में भी जनजातियों से भी आधुनिक समाज को कुछ सीखना चाहिए, जैसे महिलाओं को सम्मान। देखिए उल्टा दहेज दे रहा है, लड़का वाला पक्ष किसको दहेज दे रहा है, लड़कियों को। ये प्रथा किस नाम से जानी जाती है, दापा प्रथा के नाम से जानी जाती है। फिर पूछा जाता है भीलों के प्रमुख देवता कौन है, तो देवता का नाम है सबसे शक्तिशाली देवता राजपंथा। वेरी 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 इंपोर्टेंट, भीलों के सर्व प्रमुख देवता कौन है, तो आंसर क्या होगा, राजपंथा। क्या केवल यही है, नहीं, जैसे अलग अलग धर्म के प्रमुख देवता होते हैं, जैसे भील जनजाति के भी सर्व प्रमुख देवता है राजपंथा, लेकिन इसके अलावा भगवान शिव, भगवान राम, कृष्ण, हनुमान को भी ये पूछती है। अब इसके बाद आता है इनके प्रमुख पशु कौन सा है, तो सबसे प्रमुख पशु है घोड़ा। घोड़े पर बैठ कर ये जाते हैं, खेती वेती करते रहते हैं, काफी विशेष स्थान रखता है घोड़ा। और इसके अलावा ये सांप की पूजा करते हैं। तो गोंड जनजाति के भी 2 पशु थे, यदि हम बात करें तो घोड़ा और सांप, इनके भी हैं घोड़ा और सांप। लास्ट टॉपिक बचा चित्रकला यानी कि पेंटिंग। भीलों के द्वारा की जाने वाली पेंटिंग किस नाम से जानी जाती है, तो आंसर है पिथौरा पेंटिंग। पिथौरा पेंटिंग का मतलब है पत्थर के ऊपर चित्र बनाना, यानी कोई चट्टान है, कोई पत्थर है, उसके ऊपर ये क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। जिसमें से 2 नाम फेमस हैं जो दोनों झाबुआ के हैं, भेमा फाल्या और भूरीबाई। दोनों को भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है।
बात करें पिथौरा पेंटिंग में चित्र क्या क्या बनाते हैं, पत्थर पे बनाते हैं। चित्र किसका बनाते हैं, सामान्यतः घोड़े और सांप के बनते हैं, इसके अलावा भी किसी का भी बना देते हैं। 100 पेंटिंग देखेंगे, 70 से 80% पेंटिंग घोड़े और सांप के केंद्र में ही होगी, चूंकि ये विशेष महत्व रखते हैं। इसके अलावा भी वो इंसानों की और भी चीजों की पेंटिंग बनाते रहते हैं। ये था पूरा व्हील। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दो बार आप पूरे व्हील का रिवीजन कीजिए, देखकर बिना देखे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाइए। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। केवल क्या बचा है, एक तो भाषा, दूसरा इनका साहित्य, कि इनके बारे में कौन कौन सी बुकें लिखी गई हैं और इनकी भाषा क्या थी। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, भाषा और साहित्य को मैं मैप में एक साथ सभी जनजातियों का करा दूंगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नहीं कराया है। इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा, केवल यही पढ़िए, बार बार एक ही चीज को पढ़िए। ज्यादा समय नहीं ले रहा, जा रहा हूं। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।